हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज की इस सीरीज में हमने इंक्लूड किए हैं टॉप 55 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB फिजिकल एजुकेशन TGT PGT, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन KVS या फिर NVS के लिए, यूपी TGT PGT या फिर अन्य किसी परीक्षा के लिए जो कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, तो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी MCQ सीरीज़ 11। इससे पहले हमने MCQ की टॉप 10 सीरीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें एक बार अवश्य देखें, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। MCQ सीरीज़ के अलावा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गेम्स और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की MCQ सीरीज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक डेफिनेशन है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपना स्कोर ज़रूर लगाइए, और अंत में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो इस प्राणी को समूची शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। यह स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है ओबरट्योफर, बी है पार्केस, सी है WA यीगर, और डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो इस प्राणी को समूची शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए ओबरट्योफर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वास्थ्य व मानसिक व शारीरिक स्थिति है। स्वास्थ्य व मानसिक व शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरह ढलकर अच्छा काम कर सकता है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है वोल्टमर, ए येसलिंगर, बी है वेबस्टर, सी है सिद्धिलिंगिया, और डी है WA येगर। डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था। स्वास्थ्य वह मानसिक व शारीरिक स्थिति है, यहाँ पर वह लिखा है तो ये वह होना चाहिए। स्वास्थ्य वह मानसिक व शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरह ढलकर अच्छा काम कर सकता है। तो यह परिभाषा किसने दिया? आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए वोल्टर व एसलिंगर। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से एक डेफिनेशन है, यह जिंदगी की गुणवत्ता है जो कि व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने की सामर्थ्यता प्रदान करती है। यह स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी है? परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। यह जिंदगी की गुणवत्ता है, या हम कह सकते हैं कि वह जिंदगी की गुणवत्ता है जो कि व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं। सिद्धिलिंगिया, ऑप्शन बी है वेबस्टर, ऑप्शन सी है JF विलियम्स, ऑप्शन डी है WHO। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन सी JF विलियम्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परिभाषा है JF विलियम्स की। इस तरह की परिभाषाएं आजकल एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, तो आप इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी शब्द हेल्थ का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वस्थता की दशा में, ऑप्शन बी है जीवन के प्रति स्वस्थ
मानसिक दृष्टिकोण में, ऑप्शन सी है शरीर के प्रति सचेत रहना, ऑप्शन डी है शारीरिक क्रिया। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। जो अंग्रेजी का शब्द हेल्थ है, इसका प्रयोग स्वास्थ्यता की दशा यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वस्थता की दशा के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वास्थ्य रोग का या अंग विहीनता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा है। यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा एक बार फिर से सुनिए। स्वास्थ्य रोग की या अंग विहीनता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा है। यह परिभाषा किसने दी है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। WHO बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये परिभाषा WHO द्वारा दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। अब आपको बताना है कि जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है पोषक आहार, ऑप्शन बी है शारीरिक क्रियाएं, ऑप्शन सी है निद्रा एवं जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो पोषक आहार है, शारीरिक क्रियाएं हैं, निद्रा एवं जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण है, ये सभी क्या हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बी है लोगों को प्रेरित करना, सी है लोगों को कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जी हाँ, राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लोगों को प्रेरित करना तथा लोगों को कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोजन का कार्य है। आपको बताना है कि भोजन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है नई कोशिकाओं का निर्माण व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत, ऑप्शन सी है शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थता सुरक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भोजन का जो कार्य है, ऊर्जा उत्पन्न करना भी इसका कार्य है, नई कोशिकाओं का निर्माण व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना भी इसका कार्य है, और शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा भी भोजन का कार्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संतुलित आहार का आशय है। अब आपको बताना है कि संतुलित आहार क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन से युक्त भोजन, ऑप्शन बी है गरिष्ठ भोजन, ऑप्शन सी है ऐसा भोजन जिसमें हर पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो, ऑप्शन डी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट व कैल्शियम हो। इजी रहेगा आपके लिए, आई होप आपने गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो संतुलित आहार होता है वो ऐसा भोजन होता है जिसमें हर पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो। ठीक है, बात हो रही थी संतुलित आहार की। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन के मुख्य तत्व हैं। अब आपको बताना है कि भोजन के मुख्य तत्व क्या हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा एवं प्रोटीन, सी है विटामिन, डी है ये सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चारों जो हैं भोजन के मुख्य तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। इसके अलावा खनिज लवण भी भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर वजन के हर 1 किलोग्राम के लिए 1 घंटे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में और आगे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आपको ये आंसर, इसका आंसर आना आवश्यक है। शरीर के वजन के हर 1 किलोग्राम के लिए हर घंटे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 1.3 कैलोरी, ऑप्शन बी है 1.5 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2 कैलोरी, ऑप्शन डी है 2.5 कैलोरी। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.3 कैलोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है,
50 किलोग्राम यानी कि 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीटों को कम से कम कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 1500 कैलोरी, ऑप्शन बी 1560 कैलोरी, ऑप्शन सी 1600 कैलोरी, ऑप्शन डी 1800 कैलोरी। ठीक है, आपको बताना है 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को कम से कम कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, एक 50 किलोग्राम वाले एथलीट को प्रतिदिन कम से कम 1560 कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हैं कि हमको प्रतिदिन 1 किलोग्राम वजन को, हमारे बॉडी वेट के 1 किलोग्राम को हर घंटे 1.3 कैलोरी चाहिए। और यहाँ पर पूछा गया कि तो 50 किलोग्राम वजन वाला एथलीट है तो उसको कितनी मिलेगी। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे कर देंगे। फर्स्ट पहले करेंगे 50 इंटू 1.3। ठीक है, 50 को 1.3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा आ जाएगा 65 कैलोरी। फिर 65 को हम कर देंगे 24 से, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 24 से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1560 यानी कि 1560 कैलोरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। हर घंटे किए जाने वाले अभ्यास के लिए शरीर को शारीरिक वजन के हर 2 किलोग्राम के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। हर घंटे किए जाने वाले अभ्यास के लिए शरीर को शारीरिक वजन के हर 2 किलोग्राम के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 8.5 कैलोरी, बी है 9 कैलोरी, सी है 9.5 कैलोरी, डी है 8 कैलोरी। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। चलो राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 8.5 कैलोरी। ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी के पर 2 kg को कितना कैलोरी चाहिए? 8.5 कैलोरी चाहिए पर आवर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट के लिए 2 घंटे का अभ्यास सत्र के लिए कितनी कैलोरी लेने की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब 50 किलोग्राम का एथलीट है, 2 घंटे वर्कआउट करता है तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 850 कैलोरी, बी है 900 कैलोरी, सी है 800 कैलोरी, डी है 950 कैलोरी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 850 कैलोरी। अब ये 850 किलो कैलोरी कैसे आया? तो हम एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर से नज़र डालेंगे। हमने क्या बोला था कि 2 किलोग्राम वजन को हर घंटे 8.5 कैलोरी चाहिए जब कोई वर्कआउट करता है। तो यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है एक एथलीट जिसका वेट है 50 kg। ठीक है, तो 2 घंटे वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम करेंगे 8.5 कैलोरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 घंटे वर्कआउट हो रहा है तो आ जाएगा 17। फिर हम 17 को सीधे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 50 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 850 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है तो 50 ग्राम का जो एथलीट होगा तो उसे होगी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहले मैं आपको बता दूं। पहला ऑप्शन है 343 ग्राम, दूसरा ऑप्शन बी है 350 ग्राम, ऑप्शन सी है 250 ग्राम, ऑप्शन डी है 300 ग्राम। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा 343 ग्राम। ठीक है, 50 किलोग्राम वाले एथलीट के लिए यहाँ पर पूछा गया है। जनरली अगर हम ह्यूमन की बॉडी वेट को मेजर करते हैं कहीं पर भी तो 70 kg लिया जाता है। ठीक है, चलिए जनरली मैं आपको बता देता हूँ जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक 70 kg पीपल कह लें या 50 kg एथलीट कह लें तो 55 to 60% की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसकी डाइट जो भी होती है उसमें 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट का होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होगी? अब यहाँ पर पूछा गया है वसा के बारे में। इससे पहले पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अब पूछा गया है वसा के बारे में। तो जो 50 किलोग्राम का एथलीट होगा उसे लगभग कितनी ग्राम वसा की आवश्यकता होगी? चार ऑप्शन आपके इसमें है। ऑप्शन ए है 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम, ऑप्शन बी है 60 ग्राम, ऑप्शन सी है 70 ग्राम, ऑप्शन डी है 80 ग्राम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अधिक समय चाहिए वीडियो पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए, अच्छे से सोच के आंसर दीजिए।
मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, जो 50 किलोग्राम का एथलीट होगा उसे प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम वसा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर वसा की हम बात करें तो ये 20 से 30% भोजन में आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 70 ग्राम, ऑप्शन बी 78 ग्राम, ऑप्शन सी 80 ग्राम, ऑप्शन डी 88 ग्राम। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 78 ग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रोटीन है वो हमारे भोजन में, हमारे आहार में 10 से 15% होना आवश्यक है। तो ठीक है, अगर हम 50 किलोग्राम वाले एथलीट की बात करते हैं तो उसके लिए 78 ग्राम कम से कम एक दिन में होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी वसा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिकाओं के विकास एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फिर से। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है वसा। आपको बताना है कि कोशिकाओं के विकास एवं मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है। इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गेस कर भी लिया होगा। चलिए राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोशिकाएं होती हैं उनके विकास एवं मरम्मत के लिए प्रोटीन एक आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी है, यानी कि शरीर में कितने प्रतिशत हिस्सा पानी होता है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 75%। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत पानी शरीर में होता है। 50%, 60%, 70% या फिर 75%। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इस आंसर में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो कई बार इसमें ऑप्शंस में दे देता है 65 टू 75%, तो कई बार इस तरह से ऑप्शंस दे देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम एवरेज की बात करें तो एक शरीर में कम से कम 70% पानी या जल होता है। ठीक है, 65 टू 75% भी सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में किसको तुरंत ताकत देने वाला या क्विक एनर्जी फूड कहा जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। इन चारों में से किसे क्विक एनर्जी फूड यानी कि तुरंत ताकत देने वाला फूड कहा जाता है। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को क्विक एनर्जी फूड कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौष्टिकता विशेषज्ञों के अनुसार शरीर के लिए आवश्यक कुल कैलोरी में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होगी। इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी ऊपर बता भी चुका हूँ। चलिए फिर से चार ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है 50 टू 55%, ऑप्शन बी है 55 टू 60%, ऑप्शन सी है 60 टू 65%, ऑप्शन डी है 65 टू 70%। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी आवश्यकता 55 से 60% होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर कितने प्रकार के अमीनो एसिड तैयार कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। शरीर कितने प्रकार के अमीनो एसिड तैयार कर सकता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो हमारा शरीर होता है वो 13 प्रकार के अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स को तैयार कर सकता है। ठीक है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बनकर तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रोटीनों या अमीनो एसिड जो सिर्फ एक गए आहार द्वारा प्राप्त होते हैं।
की संख्या होती है। ऐसे प्रोटीन या अमीनो एसिड जो सिर्फ लिए गए आहार द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो केवल आहार से प्राप्त हो सकते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है, तो वो उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन बी सी है 12, ऑप्शन डी है 8। चलिए, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, 9, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर की जीवित कोशिकाओं का बुनियादी ढांचा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज लवण। आपको बताना है कि शरीर की जीवित कोशिकाओं का बुनियादी ढांचा क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है, प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, जो शरीर की जीवित कोशिकाओं का बुनियादी ढांचा है वो होता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से मिलकर ही बनती हैं हमारी कोशिकाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट व वसा से अलग पदार्थ बनाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट व वसा से अलग पदार्थ बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण यह कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग होता है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी अगर आपने वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में, जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी तैयारी चलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों एवं किशोरों की वृद्धि एवं विकास में किस तत्व का बहुत अधिक महत्व होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। आपको बताना है बच्चों एवं किशोरों की वृद्धि एवं विकास में किस तत्व का बहुत अधिक महत्व होता है। इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जी हाँ, ऑप्शन बी प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विशेषज्ञों के अनुसार शरीर की रोज की कैलोरी आवश्यकताओं का कम से कम कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन के रूप में लेना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बार फिर से समझिए। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर की रोज की कैलोरी आवश्यकताओं का कम से कम कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 25%। मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था कि प्रतिदिन प्रोटीन्स की कम से कम 10 से 15% आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। शरीर काम न करने वाले शारीरिक काम न करने वाले व्यक्तियों को अपने शारीरिक वजन के प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 0.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 0.8 ग्राम, ऑप्शन सी है 0.9 ग्राम, ऑप्शन डी है 1 ग्राम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। शारीरिक काम न करने वाले व्यक्तियों को अपने शारीरिक वजन के प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन बी 0.8 ग्राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एक एथलीट को शारीरिक वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अभी हमने इससे पहले बात करी थी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो शारीरिक श्रम नहीं करता है, अब हम बात कर रहे हैं एक एथलीट के बारे में। ठीक है, तो एक एथलीट को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जो एक एथलीट है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.5 ग्राम, ऑप्शन सी है 1.8 ग्राम, ऑप्शन डी है 2 ग्राम। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.5 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में किसको भंडारित ऊर्जा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भंडारित ऊर्जा कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फिर से। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसको भंडारित ऊर्जा कहा जाता है? आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, जो फैट होती है, जो वसा होती है, उसे भंडारित ऊर्जा भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में भंडारित रहती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो वसा का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, और जब वसा भी की भी समाप्ति हो जाती है तब प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा के लिए करता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड की उच्च मात्रा विद्यमान रहती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। कॉटन सीड, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी ओलिव ऑयल। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड की उच्च मात्रा विद्यमान रहती है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, कॉटन सीड, मूंगफली, नारियल या फिर ओलिव ऑयल। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल आपने गेस कर लिया होगा। मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑलिव ऑयल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाते हैं? आपको बताना है किस प्रकार के फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाते हैं। ए है मोनोसैचुराइड, बी है पॉलीसैचुराइड, सी है अनसैचुरेटेड और डी है इसमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पॉलीसैचुराइडेड फैट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाते हैं, इन्हें गुड फैट्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। वसा में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से एक नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा गया है कि कौन एक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन डी है बी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ये आपको बताना है। जी हाँ, आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी, सी एंड और एच, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, अभावों से उपजी बीमारियां किसके अभाव से उत्पन्न होती हैं? अगर कोर्ट में आ जाए कि अभाव से उपजी बीमारियां कौन सी हैं, तो आपको आंसर बताना होगा कि किसके अभाव से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है विटामिन्स। ये आप कह सकते हैं कि इन चारों में से किसके अभाव में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन्स। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी विटामिन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन्स क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो बाहरी रोगाणु जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। अगर इनका अभाव शरीर में हो जाएगा तो रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ठीक है, बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इसीलिए विटामिन्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किस विटामिन को शरीर खुद पैदा कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में किस विटामिन को शरीर खुद पैदा कर सकता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी तथा के दोनों। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, इन दोनों को शरीर खुद से उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन ए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा।
चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन के है वो खून का थक्का बनाने में सहायक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B2, ऑप्शन बी है B12, ऑप्शन डी है ये सभी। आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन बी जो है वो सभी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में बदलने के लिए किस विटामिन की सख्त ज़रूरत पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में बदलने के लिए किस विटामिन की सख्त ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन B2, ऑप्शन डी है विटामिन B3। आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 जो है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि जो थायमिन है वो उसकी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने के लिए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चमड़ी की बीमारियां किस विटामिन की कमी के कारण लग जाती हैं? जो चमड़ी की बीमारियां हैं वो किस विटामिन की कमी के कारण लग जाती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B2, ऑप्शन सी है B6, ऑप्शन डी है B6। दो बार B6 दे दिया है तो ऑप्शन डी है B12 हम इसे मान लेते हैं। तो चलिए राइट आंसर आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, विटामिन B2 की कमी से जो चमड़ी की बीमारियां हैं उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेलाग्रा की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है B3, ऑप्शन बी है B12, ऑप्शन सी है B2, ऑप्शन डी है B12। B12 यहाँ पर दो बार दे दिया तो हम इसे B6 मान लेते हैं, विटामिन B6 मान लेते हैं ऑप्शन डी को। तो चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि जो पेलेग्रा बीमारी है किस विटामिन की कमी के कारण होती है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B3 जो विटामिन होता है उसकी कमी से पेलाग्रा रोग, ठीक है, हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण व सेहतमंद तंतु प्रबंध के लिए आवश्यक होता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है B12, ऑप्शन बी है B6, ऑप्शन सी है B2, ऑप्शन डी है B1। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए B12। B12 ऐसा विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण तथा सेहतमंद तंतु प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी एनीमिया का कारण बनती है? या कह सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया मीन्स रक्त की कमी। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन B12, ऑप्शन डी है विटामिन B6। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मीन्स शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता पड़ती है? लोहा का मतलब यहाँ पर आयरन से है। हमारे शरीर को एक कंपोनेंट आयरन यानी कि लोहे की ज़रूरत भी पड़ती है। तो प्रतिदिन कितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 5 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 10 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 15 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है 20 मिलीग्राम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो शरीर है उसे प्रतिदिन लगभग 10 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है,
मजबूत हड्डियों एवं दांतों के लिए जरूरी होता है। आपको बताना है कि जो मजबूत हड्डियों की मजबूती के लिए या फिर दांतों की मजबूती के लिए क्या जरूरी है, किसकी आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता होती है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 500 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 700 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है 800 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है 900 मिलीग्राम। ठीक है, मानव शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये 50 केजी के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, 50 केजी अगर किसी व्यक्ति का वेट है तो उसको कितने कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछा गया है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम। एक अगर व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो उसको लगभग 800 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो एवरेज बॉडी वेट होता है वो 70 केजी होता है और 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के लिए 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो जनरली एग्जाम्स में 70 केजी के लिए भी पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर 70 केजी के लिए पूछा जाता है या फिर ऑप्शन में इसके अलावा कुछ और आता है तो वहाँ पर 1200 से 1300 मिलीग्राम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, थायराइड ग्रंथि को सही हालत में रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। इजी क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी क्लोराइड। जी हाँ, राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है थायराइड ग्रंथि को सही हालत में रखने के लिए या उसके सही प्रकार से कार्य करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मुख्य रूप से पेशियों व नसों के कामकाज व पाचन प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। चार ऑप्शन में आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है क्लोराइड, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। आपको बताना है कि मुख्य रूप से पेशियों व नसों के कामकाज व पाचन प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन ए क्लोराइड। क्लोराइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, संक्रामक रोगों के अंतर्गत कौन एक रोग नहीं आता है। यहाँ पर चार रोग दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है क्षय रोग, ऑप्शन डी है कैंसर। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रोग है जो संक्रामक नहीं है। जी हाँ, इजी रहेगा, आपने बता दिया है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी कैंसर सही आंसर हो जाएगा। कैंसर कोई संक्रामक रोग नहीं है। इसके अलावा चेचक, टाइफाइड और क्षय रोग जो है, टीबी जो है, ये संक्रामक रोग हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, चेचक का जीवाणु होता है। ऑप्शन ए है वेरियोला, ऑप्शन बी है ट्यूबरोकुलोसिस वैसिलस, ऑप्शन सी है जीन्स माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी है इन सभी से। आपको बताना है कि चेचक का जीवाणु होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ही बन जाता है कि चेचक जीवाणु से फैलने वाला रोग है, तो आपको जीवाणु का नाम बताना है। चार ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरियोला वायरस। ठीक है, जो वेरियोला जीवाणु है उसके कारण चेचक रोग होता है। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस को विषाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 50 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसे आप कमेंट में क्लियर कीजिएगा कि जो वेरियोला वायरस होता है या वेरियोला बैक्टीरिया होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वेरियोला एक वायरस होता है और चेचक भी एक वायरस से फैलने वाला यानी कि विषाणु से फैलने वाला रोग है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि चेचक का जीवाणु होता है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है। चलिए आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा अगर आप इसके बारे में अधिक जानते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तपेदिक रोग फैलता है।
तपेदिक यानी कि टीबी या फिर क्षय रोग भी इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वेसिलस पार्टेसिस, ऑप्शन बी है क्लेसिस लियोफिरर वेलिसस, ऑप्शन सी है ट्यूबरकिल वेसिलस, ऑप्शन डी है पैराटाइफाइड वेसिलस। आपको बताना है जो टीबी, तपेदिक या फिर क्षय रोग है वो किससे फैलता है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, वेसिलस पार्टेसिस, क्लेवेस लियोफिलर वेसिलस, ऑप्शन सी है ट्यूबरकिल वेसिलस या फिर ऑप्शन डी है पैराटाइफाइड वेसिलस। जी हाँ, राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तपेदिक, टीबी या फिर क्षय रोग है वो ट्यूबरकिल वेसिलस नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ इसका जो सही नाम है वह है ट्यूबरक्लोसिस हम कह सकते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग को तपेदिक या फिर टीबी भी कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑप्शन बी है काली खांसी, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है इंसेफ्लाइटिस। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है, आपने आंसर गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बीसीजी का जो टीका है वो क्षय रोग, टीबी यानी तपेदिक में लगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, क्रायोथेरेपी पद्धति में किया जाता है। क्रायोथेरेपी पद्धति में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है गर्म पानी से सेक, ऑप्शन बी है बर्फ से घायल स्थान पर सेक, ऑप्शन सी है मसाज करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्रायोथेरेपी में ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्फ से घायल स्थान पर सेक किया जाता है। ठीक है, जो क्रायोथेरेपी है वो बर्फ से संबंधित थेरेपी है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन है स्वास्थ्य केवल रोग एवं दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली को कहते हैं। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम से पूछी भी गई है, आपको पता भी होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है वेबस्टर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है WHO, ऑप्शन डी है पार्किंस। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन सी WHO बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। और क्वेश्चन नंबर 55 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1945। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1948। अगर आपसे दिनांक भी पूछ ली जाए तो इसकी दिनांक हो जाएगी 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। आई होप आपको आज की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी अपनी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Hey there, subscribe to my channel.